नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अभी जो रीसेंट के इवेंट्स हुए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी का इलेक्शन इन द यूएस, थोड़ा दुनिया में काफ़ी हलचल हो गई। काफ़ी लोगों को मतलब बहुत एक्सट्रीम कुछ हमने पढ़ने को मिल रहा है कि मतलब ये तो बहुत ही कुछ डूम्सडे है, दिस इज़ लाइक द लास्ट इलेक्शन और ऐसा वैसा बहुत बड़े बड़े मतलब जैसे एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस जो होते हैं, और दोनों साइड पे ही हो रहे हैं ये प्रेडिक्शन। जो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। जो नहीं करते हैं उनको लगता है कि ये तो बहुत ही कुछ बहुत खतरनाक ही काम हो गया है ये। और मेरा यहाँ पर एक आपको रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप ट्रू हिस्ट्री स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट में पहले भी पॉडकास्ट सुने हैं, आप लगातार मेरे पॉडकास्ट सुनते आ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ जो मैंने बहुत अलग अलग एपिसोड में बार बार ये रिपीट करी हुई है, दैट पॉलिटिकल चेंज इज़ वॉलेटाइल। तो क्या होता है कि जब पॉलिटिकल चेंज होता है, कोई भी नया पार्टी या नई सरकार या नया लीडर हम हिस्ट्री में देखते हैं जब आता है, तो उसकी बहुत खबरें बनती हैं, वो चेंज एकदम से दिखाई देता है, उसके बारे में बहुत डिस्कशंस होते हैं, है ना, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, सबसे जल्दी होने वाला चेंज, सबसे कुछ चेंजेस अचानक भी हो जाते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। पर पॉलिटिकल चेंज के नीचे जो सोशल और कल्चरल चेंज होता है वो बहुत स्लो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होना जो है, उसके पीछे जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स होंगे वो हमको 2 या 3 डेकेड से फॉर्म हो रहे होंगे। उसके पीछे के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, और हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। अगर इनके इलेक्शन के रिजल्ट को देख के आपको कोई 1 या 2 कोई सिंपल रीज़न बताता है, तो प्लीज़ उस बात पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट कि कोई भी चेंज के पीछे फैक्टर्स आर नॉट सिंपलिस्टिक, दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तब जाके एक पॉलिटिकल चेंज आता है। कोई भी चेंज, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कंबाइंड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो प्लीज़ अब इस बात को पहले तो बहुत अच्छे से समझिए। दूसरा, डूम्सडे प्रेडिक्शन करना किसी के लिए इट्स नेवर राइट एट ऑल। मतलब डूम्सडे मतलब दोनों एक्सट्रीम पे बातें करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया इफ यू आर कंसिडर योरसेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तीसरी बात, हम हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि चलिए हम अभी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिस्कशन करके खत्म हुए हैं, अब धीरे धीरे हम हिटलर की तरफ मूव करेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्कशन पे जाएंगे। तो हिटलर का जर्मनी में आना, अब आपको समझ में आएगा कोई अचानक से थोड़ी आ गया था हिटलर। उसके पीछे कितने डेकेड्स के फैक्टर्स अक्यूमुलेट होते गए थे, कितनी सेंचुरीज के जो कनेक्शंस थे वो अक्यूमुलेट होते गए थे, फिर जाके द राइज ऑफ हिटलर आएगा। सडनली कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में आपको किताबों में या मूवीज में ऐसा दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी, पर अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आप ये जो सडननेस होती है, ये जो न्यूज़ वर्दी आइटम होते हैं, जो न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैशेस होते हैं टीवी पे, इनसे थोड़ा दूर रह के गहराई में देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस पूछना सीखेंगे कि अरे भाई क्या कल्चरल फैक्टर्स है आज अमेरिका में, क्या सोशल फैक्टर्स है, क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स है, क्या रिलीजियस फैक्टर्स है, क्या टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हैं विच प्लेड अ रोल। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज इसलिए कहना चाहता था क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने आसपास बहुत लोग ऐसे डिस्कशंस करे जा रहे हैं जो लगता है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक ओ दिस एंड दैट, ही इज लाइक अ मेनियाक, ये वो, ऐसे आदमी को कैसे इलेक्ट कर सकते हैं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि व्हाट हुएवर ही इज, हुएवर दे थिंक ही इज, right, but there were 50.8% people in that country who voted, who resonated with him, and the question that has to be asked is like why? क्या है जिससे उनसे ज्यादा रेजोनेट किए इतने सारे लोग और उनको जाकर वोट किया? ये समझना हमको बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग अ सिंपल आर्ग्यूमेंट कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा वैसा। किया तो डेमोक्रेटिकली ही है ना। तो हमको ये क्वेश्चन पूछने बहुत ज़रूरी है, एंड दैट विल जनरेट अ क्यूरियोसिटी, एंड दैट क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू हेल्प यू
form a balanced opinion, from a balanced understanding, from an in-depth understanding. और मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पे हमें ध्यान देना है. तो चलिए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं. देखिए, कैपिटलिज्म का सबसे पहला बड़ा क्राइसिस क्या था? वर्ल्ड वॉर वन. और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कैपिटलिज्म जैसे जैसे फैला उसको फिर किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने एक्सपैंड किया, वहां से इंपीरियलिज्म जनरेट हुआ, वहां से ही फिर रिसोर्सेस की फाइट जनरेट हुई, वहां से ही प्रॉब्लम जनरेट हुई, विच फाइनली कल्मिनेटेड इनटू वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, वहां ये उसका पहला बड़ा क्राइसिस. आज हम थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करेंगे पूंजीवाद के दूसरे बड़े संकट पे, विच इज द सेकंड क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म. एंड आई वांट टू कॉल, मतलब ये क्राइसिस नहीं है, बट द सेकंड लॉजिकल थिंग दैट केम आउट ड्यू टू कैपिटलिज्म, एंड दैट वाज कम्युनिज्म एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. और मेरा कहने का मतलब ये संकट इसलिए है कि आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम जब थोड़ा सा कोल्ड वॉर वगैरह पे डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाइयां शुरू हो गई थी. ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इधर इजराइल पैलेस्टाइन तो चल ही रहा था, अफगानिस्तान में लड़ाइयां हुई. तो बहुत जगह पे इट बिकेम अबाउट यूएसएसआर वर्सेस द वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज. वो पूरा कोल्ड वॉर का जो आइडिया था वो वैसे, तो वहां से मतलब उसका एक कनेक्शन यहां पे है जब कम्युनिज्म राइज हुआ रशियन रेवोल्यूशन के बाद इन द वर्ल्ड. सो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे. अगले एपिसोड में, तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे लेनिन के बारे में, व्लादिमीर लेनिन के बारे में. ठीक है, जिन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, रशिया में लीडर थे और वहां के बेसिकली. और उसके बाद अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लेनिन के बाद आए स्टालिन और उन्होंने क्या किया. ठीक है, और लेनिन और स्टालिन की इकोनॉमिक पॉलिसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम एक और क्राइसिस डिस्कस करेंगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विच इज द ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन का भी कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कनेक्शन है उसका, तो हम फिर वो डिस्कस करेंगे. और फिर वहां से हम धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड करते हुए राइज ऑफ फैसिज्म इन जर्मनी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम वर्ल्ड वॉर टू की तरफ पहुंच जाएंगे. तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा. तो चलिए आज शुरू करते हैं. तो देखिए, आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स हैड डिक्लेयर्ड दैट एक सर्वहारा क्रांति होगी. इट विल बी अ ब्लडी रेवोल्यूशन. ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटरिएट. सर्वहारा उन्होंने कहा जो वर्कर्स हैं, जो असंतुष्ट हैं, उनकी एक क्रांति होगी. इट विल बी अ ब्लडी रेवोल्यूशन. और उसके बाद एक सर्वहारा का तानाशाह बनेगा. ठीक है, द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट. और फिर थर्ड स्टेज आएगा जहां पे क्लास खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा. ठीक है, तो ये बात कार्ल मार्क्स ने कही. अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने ये सब बातें तो कह दी, बट कार्ल मार्क्स ने कभी इस पे गहराई से ये नहीं बताया कि ये कैसे ऑपरेट होगा, इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा, ये सब नहीं होगा. ही लेफ्ट दोस क्वेश्चंस अनआंसर्ड. और दूसरी बात ये कि उनके जीते जी तो ये हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जो मेजर दो कंट्रीज थी जिनको कार्ल मार्क्स सोच रहे थे कि यहां पर प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन होगा, विच इज ब्रिटेन एंड जर्मनी, वो एडजस्ट कर गए. उन्होंने वहां पे अपने वर्कर्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए. फिर आपको याद होगा कि जो कॉलोनीज थी उन पे इसका ज्यादा प्रेशर आया, क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, सो दैट दीज वेलफेयर प्रोग्राम्स कुड बी देयर फॉर द वर्कर्स. और दूसरा क्या हुआ, इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए बाहर लड़ाइयां करी इन कंट्रीज ने. तो ये सब कारणों से विच वी विल से कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज एडजस्टेड. ये बात लेनिन को समझ में आई. लेनिन ने कहा कि देखो ये तो एडजस्ट हो गए, बट ये खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा ये दिस विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड बेसिकली
it led to ultimately a conflict which was World War I, and that according to Lenin will be an opportunity for the proletariat to take over. उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 सर्वहारा लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी. ठीक है, तो इस तरीके से लेनिन ने सोचा. दूसरा, लेनिन ने क्या कहा कि मार्क्स तो कह के गए थे कि जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वहां पर आएगी क्रांति. लेनिन ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है. जो वीकेस्ट लिंक है, जो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है उस टाइम, जो रशिया है, वहां पे आनी चाहिए क्रांति, क्योंकि वीकेस्ट लिंक पे को तोड़ना है. और वहां पे अगर क्रांति आ गई तो फिर वहां से वर्ल्ड में फैल जाएगी. ये लेनिन ने ऐसा सोचा. तो ये डिफरेंस पहले तो आ गया लेनिन और मार्क्स में ही. मार्क्स ने कहा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज, लेनिन ने कहा नहीं, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज से स्टार्ट होगा फिर वर्ल्ड में स्प्रेड होगा. ठीक है. दूसरी बात एक मैं आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा. फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, 1789 एंड 1917, दे आर टू मेजर लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स इन व्हाट वे? 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? was a middle class revolution. Remember that. American Revolution and French Revolution, middle class revolution. 1917 का क्या है? ये प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन है. ठीक है, तो ये पूरा जो ओवर टाइम ये चेंज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की. ठीक है. अच्छा, इसमें अब फेजेस क्या है? रेवोल्यूशन के फेजेस क्या है? जो सबसे पहले तो एक बूजुआ फेज है. बूजुआ मतलब मिडिल क्लास फेज. ठीक है, उसमें बहुत कम चेंजेस होंगे. ठीक है. एंड ये मार्च रेवोल्यूशन जो था रशियन रेवोल्यूशन में 1917 में, वो बूजुआ फेज था. ठीक है, क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट मोनार्की थी. इसका रीजन क्या था? बूजुआ रेवोल्यूशन में तब रेवोल्यूशन, बूजुआ रेवोल्यूशन का रीजन क्या था? क्योंकि 1905 तक तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और वहां पे फिर उस समय जाके फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वाज क्रिएटेड विच वाज कॉल्ड डूमा. ठीक है. एंड दिस वाज आफ्टर 1905 का रेवोल्यूशन, क्योंकि जापान हार गया, जापान से रशिया हार गया था 1905 में. तो वहां पे जो इंटरनल डिस्कॉन्टेंट था वो और फ्लेयर अप हो गया. याद करिए, जब भी इंटरनल डिस्कॉन्टेंट होता है तो लीडर्स कोशिश करते हैं कि बाहर की तरफ ध्यान लगाया जाए और वहां पे कुछ जीत वीत के दिखाया जाए. बट अगर तुम वहां पे भी हार जाओ तो इंटरनल डिस्कॉन्टेंट बहुत बढ़ गया. ठीक है. दूसरा रीजन क्या था? लैक ऑफ सोशल चेंज इन रशिया. आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनलिज्म, पीपल रिप्रेजेंटेशन, जो लिबरल आइडियाज थे, इनका ईस्ट यूरोप में ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था. रशिया एकदम यूरोप के कोने, ईस्टर्न साइड के कोने पे बैठा हुआ है. ठीक है. और मैंने आपको बताया था यहां पे इनका स्प्रेड ज्यादा हुआ नहीं था. 1861 तक वहां पर स्लेवरी चल रही थी, जिसको फिर जार अलेक्जेंडर ने अबॉलिश किया. ठीक है. बट अबॉलिश करने के बाद उसने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो कुछ बदला नहीं, मतलब अल्टीमेटली. ठीक है, वो बस अबॉलिश हो गया बट कुछ चेंज नहीं हुआ सोशली. ठीक है. फिर तीसरी बात क्या थी कि देयर वर स्टेप्स टेकन टू इंडस्ट्रियलाइज रशिया इन 19th सेंचुरी. ठीक है, बट उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ओनली बेनिफिटेड द रिच फार्मर्स. ये बात हमको जनरली भी समझनी चाहिए कि बहुत सारी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स गरीब फार्मर्स तक पहुंचते ही नहीं है. ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है ना. रिफॉर्म्स तो हो जाते हैं, और ये अंग्रेजों के जमाने में भी हो रहा था इंडिया में, कि अंग्रेज भी कोई रिफॉर्म लाते थे तो वो कभी भी पुअर फार्मर्स उससे कुछ गेन नहीं करते थे. और यही चीज रशिया में भी देखने को मिलती है. दूसरा क्या था? द मोनार्क प्रेसाइडेड ओवर द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ऐसा कोई मिडिल क्लास नहीं था. आपको यूरोप में एक बात समझनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप एंड द राइज ऑफ मिडिल क्लास आर क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि वहीं से मिडिल क्लास रिच हुआ, पावरफुल बना. यहां रशिया में ऐसा हुआ नहीं. ठीक है. सो मिडिल क्लास वाज स्टिल वीक इन रशिया. ठीक है. एंड देन क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप्ड ओवर टाइम. क्लास कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुई? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन वन रीजन. इस कारण से बहुत ज्यादा आवाजाही हुई लोगों की, और उसमें बहुत एक्सचेंजेस हुए और क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ. फिर फाइनली वहां पर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी विच वाज
फार्मर्स का पार्टी, एंड दूसरी पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन, जो फिर 1903 में कुछ विवाद के कारण टूट गई दो पार्टियों में, मेंशेविक एंड बोल्शेविक। और इसी बोल्शेविक के फिर आगे चल के नेता कौन है? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और चौथा जो एक सबसे बड़ा रीजन हमको देखने को मिलता है वो ये है विचारक, थॉट लीडर्स। रिमेंबर, हर क्रांति में थॉट लीडर्स का रोल होता ही होता है। और यहां पे कौन कौन थे? दोस्तोयेव्स्की, आपने पता नहीं कुछ दोस्तोयेव्स्की की किताबें पढ़ी हैं कि नहीं, पर जरूर पढ़िए अगर आपको समय मिले तो। टोल्स्टॉय, लेव टोल्स्टॉय, आपने सुना होगा उनका नाम, तो उनका भी जरूर पढ़िए, उनकी कुछ किताबें पढ़ सकते हैं तो। और तुर्गनेव, ये तीन जो मेन थे वो थिंकर्स थे, ठीक है, नॉवेलिस्ट थे उस टाइम पे, जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो क्या थे, वापस से समझते हैं कि क्या क्यों थे रेवोल्यूशन के, क्या रीजन थे। उसके रीजंस थे, बहुत सालों तक एब्सोल्यूट मोनार्की रही, लैक ऑफ सोशल चेंज रहा, स्टेप्स लिए गए कुछ चेंज, इकोनॉमिक चेंज लाने के, बट उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, ना फार्मर्स को फायदा हुआ, ना स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बन पाया। ठीक है, अब भले ही एक फेज ऑफ रेवोल्यूशन था मिडिल क्लास, बट मैंने जैसे कहा मिडिल क्लास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो फेज ऑफ मिडिल क्लास जो रहेगा वो कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम के इवेंट्स क्या थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इमीडिएट इवेंट्स बता रहा हूं मैं, बिफोर द रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, ठीक है, एंड रशिया एंटर्ड द वॉर विदाउट मच इंटरनल प्रिपरेशन। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई। दूसरा, जार निकोलस सेकंड, उन्होंने बहुत सारे मनी प्रिंट करवाया, और मनी जहां तुम ज्यादा प्रिंट करने लग जाओ तो इन्फ्लेशन होता है, विच हैपेंड। थर्ड, रशिया अडॉप्टेड स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मैंने कहीं और भी डिस्कस किया होगा। उसका आइडिया यह होता है कि जैसे जैसे एनिमी थोड़ा तुम्हारी टेरिटरी में अंदर आते जाता है, यू स्टार्ट बर्निंग ऑल द रिसोर्सेज, ग्रेन्स, एवरीथिंग, सो दैट दे विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम देयर एडवांस। तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी में जो सिटीजन्स होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। और चौथा एक इंपॉर्टेंट था कि जार निकोलस सेकंड, ही हिमसेल्फ वेंट ऑन द वॉर फ्रंट, लीविंग द चार्ज टू हिज वाइफ एंड वन रिलीजियस लीडर। और वहां पे उन्होंने काफी मतलब रायता फैलाया, और इसके कारण से फिर वहां पर रेवोल्यूशन हुई, जब 4 लाख वर्कर्स केम ऑन द रोड इन पेट्रोगार्ड, एंड सोल्जर्स ऑल्सो रिफ्यूज टू शूट देम, और वहीं से ही फिर रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, मैंने जो पहले कहा, पहले मिडिल क्लास गवर्नमेंट आई, ये लोग मॉडरेट सोशलिस्ट लोग थे। तो डूमा था विच वॉज, जिसपे मिडिल क्लास का कंट्रोल था, और पेट्रोगार्ड था जिसपे वर्कर्स और सोल्जर्स थे, और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में पिस रही है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास और जो प्रोलेटरिएट है उनका तो टेंशन हमेशा ही हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला, यहां पे भी दिखेगा। तो वो टेंशन में गवर्नमेंट पिस रही है। अच्छा, हुआ क्या था, जब रेवोल्यूशन हुई तो बहुत सारे फार्मर्स ने जो जमीन थी वो हथिया ली थी लैंडलॉर्ड से। ठीक है, अब उसका क्या समाधान किया जाए, ये भी गवर्नमेंट पे प्रेशर था। और तीसरा ये था द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर। तो ये जो बूर्जुआ गवर्नमेंट थी शुरू में, उस पे ये सब सारे प्रेशर थे और ये ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाई। एंड दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ लेनिन। ठीक है, एंड लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने फर्स्ट तो ही आस्क्ड फॉर फार्मर्स एंड वर्कर्स। देखिए, लेनिन नहीं मानता था कि जो फार्मर्स होते हैं दे शुड बी द पार्ट ऑफ प्रोलेटरिएट, क्योंकि उनका कहना पड़ता था कि भाई रिच फार्मर्स भी मिडिल क्लास की तरह ही एक्ट करते हैं, बूर्जुआ की तरह ही करते हैं, ये लोग कभी हमारे राइट्स का केयर नहीं करेंगे। तो पहले फेज में उन्होंने कहा कि दे शुड यूनाइट। दूसरे फेज में उन्होंने कहा, बेसिकली कहा कि रिच फार्मर्स तो सेपरेट हो जाएंगे, बट उस समय पुअर फार्मर्स कैन हेल्प द वर्कर्स। ठीक है, दूसरा उन्होंने फिर बोला कि ये जो रेवोल्यूशन है इसको और भी जगह एक्सपोर्ट करना चाहिए। एंड देन लेनिन वाज एन एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्टिक एंड प्रैक्टिकल पर्सन। तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में ट्रॉट्स्की जो दूसरे
इनके मेजर लीडर थे, उनकी लीडरशिप में द बोल्शेविक पार्टी एग्जीक्यूटेड अ कू यूजिंग गुरिल्ला मेथड, और इन्होंने वहां की सरकार को गिरा दिया। और अब एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग समझने की क्या है, ये है कि प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन, याद है कि सर्वहारा क्रांति होगी, कोई सर्वहारा क्रांति नहीं हुई, न मार्क्स के समय हुई न लेनिन के समय हुई। ये कोई सर्वहारा क्रांति थोड़ी है, ये तो कुछ सर्टन लोगों ने जाके कू एग्जीक्यूट कर दिया, तो सर्वहारा क्रांति तो हुई नहीं। ठीक है, देन टू यूनाइट द रेवोल्यूशन लेनिन टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। और ये समझना चाहिए, यहां पर इनकी प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो वो लैंड वाला इशू था कि फार्मर्स ने लैंड हत्या ली थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने पास ही लैंड रख लो, जिन्होंने जो हत्याई है रख लो। एंड देखिए दैट इटसेल्फ गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि ध्यान रखिए द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म इज फंडामेंटली एट द ऑपोजिट एंड टू द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज द आइडिया ऑन विच कैपिटलिज्म रेस्ट्स। और जब लेनिन ने ये फार्मर्स को बोल दिया कि ठीक है जो जो लैंड तुमने लिया है वो अभी तुम्हारे पास ही रहेगा, तो ये खुद ही एक कम्युनिज्म के अगेंस्ट आइडिया था। बट देन लेनिन चाहते थे कि भाई ये वाली प्रॉब्लम को अभी जल्दी सल्टाओ, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1 में ही सेड कि ये तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज की लड़ाई है, तो भाई हम लोग तो अब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। एंड ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क विथ जर्मनी। और इसमें क्या हुआ, इस कारण से उनका जो 1/4 यूरोपियन लैंड है, वो जो आपको रशिया के वेस्टर्न कॉर्नर पे जितना एक बहुत बड़ा लैंड का पीस है, जहां से एस्टोनिया, लिथुएनिया, लातविया, ये सब सारी जो कंट्रीज कटी हुई है ना, वो वाला लैंड रशिया ने उस समय ही गवाया है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने इसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के समय भी समझा था कि रशिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि कम्युनिज्म आ गया था वहां पर, है ना। तो वहां से वो ये लैंड इनसे छिना गया। फिर अलाइड नेशंस अटैक्ड रशिया, क्योंकि देखिए कम्युनिज्म एज एन आइडिया वाज एक्सट्रीमली थ्रेटनिंग टू कैपिटलिस्ट कंट्रीज, क्योंकि भाई कैपिटलिज्म के लिए आपको मार्केट चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, ऑल द कॉलोनीज वर ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। हम इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो कहानी सुनते हैं, तो यही से ही तो इंस्पिरेशन आई थी। तो इंडिया में भी कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज इसी के बाद तो आए। तो लॉट ऑफ कॉलोनीज टुक इंस्पिरेशन एंड दोज वर प्रोबेबल मार्केट्स फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो उनको बहुत टेंशन हो गई, तो इन्होंने सारे अलाइड नेशंस अटैक्ड रशिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि तुमने हमारी एक तो वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प नहीं करी, एंड विद द हेल्प ऑफ रेड आर्मी लेड बाय ट्रॉट्स्की, रशिया सक्सेसफुली फॉइल्ड दैट अटैक। और तब देखिए सिंपल सी बात है कि तब तक अलाइड नेशंस भी बहुत थक चुके थे, 3-4 साल वॉर्स में जाकर रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, सोल्जर्स थक गए थे, एवरीवन वाज फटीग। तो वो बेसिकली वो भी एक रीजन था कि ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। एंड देन लेनिन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन एंड कंसेशन। उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस बनाई, चेका। ये बहुत फेमस, आप पढ़िए कभी चेका सीक्रेट पुलिस के बारे में, टू एलिमिनेट हिज ऑपोजिशन। एंड ऑन द अदर हैंड ही गेव कंसेशन टू एथनिसिटीज। बेसिकली डिफरेंट एथनिसिटीज थी रशिया में, और यही चीज हमको ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलती है ना, कि एथनिक डिवाइड इतने थे कि उसी के अलॉन्ग फिर बहुत सारी कंट्रीज डिवाइड हो गई थी, है ना। तो रशिया में उन्होंने बेसिकली क्या किया कि ही मेड रशिया यूनियन ऑफ 15 रिपब्लिक्स टू एंश्योर दैट डिफरेंट एथनिसिटीज हैव अ प्लेस। एंड दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, बिकॉज कम्युनिज्म ओनली रिकॉग्नाइजेस क्लास आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ये प्रैक्टिकलिटी में आप देखेंगे, फार्मर्स को लैंड अपने पास रखने को दे दिया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली फील आ गई, तो फिर से कम्युनिज्म के अगेंस्ट। प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन कभी हुई नहीं, वो भी अलग कुछ हो गया, तो वो भी वो बेसिक आइडिया को फॉलो नहीं किया। और तीसरा क्या, एथनिसिटीज को मान्यता, मतलब थोड़ा सा रिकॉग्निशन दे दिया, तो वो भी कम्युनिज्म के। तो प्रैक्टिकलिटी प्लेड अ बिगर रोल। एंड अब मैं 5th पार्ट पे आता हूं। इन्होंने बेसिकली वी आर डिस्कसिंग कि हाउ डिड ही यूनाइट द रेवोल्यूशन। और 5th है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। तो सबसे पहले ही टॉक्ड अबाउट वॉर communism from 1918 to 1921, which is brought the economy under state control through force
and applied lots and lots of controls. So by 1921, production in Russia was only 13% of what it was in 1914. दूसरा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज ऑनेस्टली अ ब्लेंड ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट अप्रोच. सो आइडिया क्या था कि 90% इकोनॉमी वॉज इन स्टेट कंट्रोल. फार्मर्स कुड फार्म एट इंडिविजुअल लेवल, यहां पे वो कैपिटलिज्म वाला फील आ गया. एंड सरप्लस कुड बी सोल्ड इन द मार्केट. देखिए ये पूरा कैपिटलिज्म वाला, बट दे विल बी टैक्स्ड. ठीक है, तो स्टेट कंट्रोल 90% पे, और फार्मर्स कुड सेल देयर सरप्लस एंड अर्न and they will be taxed, and domestic and foreign investment in industry and commerce was allowed, and industries were also allowed to make profit. इससे नेहरू जी बहुत इंस्पायर हुए थे बाय द वे. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन से, और आगे चल के जो स्टालिन भी करेंगे उनसे नेहरू जी बहुत इंस्पायर हुए थे. ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि मार्क्स ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का कोई आइडिया ही नहीं दिया था कि कैसे होगा कम्युनिज्म में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो जो भी इकोनॉमिक आइडियाज आए वो इंडिविजुअल बेस्ड थे. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स बाय लेनिन और स्टालिन थे जिसके कारण वो आइडियाज आए. तो ये था कम्युनिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग लेनिन, हाउ ही स्ट्रेंथेंड इट, हाउ द रेवोल्यूशन हैपेंड. अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्टालिन. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Until next episode, Jai Hind.